जब मैं ऑपोजिशन में बैठता था तब सवाल मेरा हथियार था। आज मैं ट्रेजरी बेंचेस पर बैठता हूं, आज सॉल्यूशन मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन मुझे हेडलाइन नहीं सर, मुझे आउटकम चाहिए। बदल गए राघव चड्ढा के सुर। पहले बनते थे आम जनता की आवाज और अब सरकार की कर रहे गुणगान। नमस्कार, मैं आपके साथ रीना झा बालियान। ये चेहरा तो आपको याद ही होगा। जी हाँ, ये वही चेहरा है जो संसद के भीतर खड़े होकर ही आपकी आवाज बना करते थे। ये वही नेता है जो आम जनता की समस्या को संसद के भीतर उठाने का काम करते थे। ये वही राघव चड्ढा है जिन्हें इस बात से फर्क पड़ता था कि देश की आम जनता किस समस्या से जूझ रही है। लेकिन अब इन्हीं राघव चड्ढा के सुर बदल चुके हैं, इनके बोल बदल चुके हैं, क्योंकि इनका दल बदल चुका है। राघव चड्ढा पहले आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हुआ करते थे तो इन्हें आम जनता की पीड़ा समझ में आती थी। जब ये विपक्ष के नेता थे तब ये आम जनता के दर्द को समझते थे और सरकार से सवाल पूछते थे, सरकार को ललकारते थे। लेकिन आज जब यही सरकार के पास जाकर बैठे हैं, यानी कि बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं और अब संसद के भीतर आम आदमी पार्टी के सांसद के तौर पर नहीं बल्कि बीजेपी के सांसद के तौर पर जब इन्हें बोलने का मौका मिला, तो आप सुन लीजिए, ये आम जनता की आवाज नहीं उठा रहे हैं, बल्कि ये कह रहे हैं कि मैं सिर्फ कैमरे के लिए नहीं और हेडलाइन के लिए नहीं बयान देता हूं। ये खुद राघव चड्ढा कह रहे हैं कि मुझे लाइमलाइट में या हेडलाइन में आने का शौक नहीं है कि मैं कैमरे के लिए बोलूं, मैं जो बोलता हूं वो सच बोलता हूं। तो अब सवाल ये है राघव चड्ढा जी से कि क्या जो आप पहले बोल रहे थे, क्या वो आप हेडलाइंस में आने के लिए बोलते थे, क्या वो सुर्खियां बटोरने के लिए बोलते थे? आप पहले ये सुनिए, फिर उसके बाद आगे आपको बताते हैं। सर, पेपर लीक जैसी सीरियस बीमारी का परमानेंट इलाज करना होगा। जैसे कैंसर का इलाज क्रोसिन खिलाकर नहीं किया जा सकता, ठीक वैसे ही पेपर लीक जैसी प्रॉब्लम का इलाज मीडिया साउंड बाइट से नहीं बल्कि इंस्टीट्यूशनल सॉल्यूशन से होगा, जो आज हमारी सरकार इस बिल के माध्यम से करने जा रही है, बाय इंट्रोड्यूसिंग इंडियाज फर्स्ट एवर एंटी पेपर लीक फ्रेमवर्क। सबसे पहले मैं नीट के स्टूडेंट्स को कुछ कहना चाहूंगा। आपका गुस्सा जस्टिफाइड है, आपकी पेन रियल है और आपको एग्जामिनेशन सिस्टम से जो कंप्लेंट है वो कंप्लेंट भी जेन्युइन है। योर वॉइस मैटर्स। और जब आपने अपनी चिंता व्यक्त करी, अपना दर्द बताया, व्हेन यू डिमांडेड, द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हर्ड दैट डिमांड, नॉट जस्ट एज अ प्राइम मिनिस्टर बट ऑल्सो एज अ गार्डियन, परिवार के मुखिया की तरह उस बात को सुना। स्टूडेंट्स डिमांडेड, गवर्नमेंट एक्टेड, हिस्टोरिक डिसीजंस टेकन, सिस्टम्स चेंज्ड। सर, जब एक स्टूडेंट नीट जैसे पब्लिक एग्जाम की प्रिपरेशन करता है तब वो अकेला तैयारी नहीं करता, उसका पूरा परिवार प्रिपरेशन करता है। मां अपनी छोटी छोटी जरूरतें रोक देती है, घर का बजट कम करती है, पिता फैमिली की सेविंग्स को कोचिंग फीस, रेंट और टेस्ट सीरीज पे खर्च करता है, फैमिलीज को लोन तक लेना पड़ता है। और स्टूडेंट खुद कोटा, जयपुर, चंडीगढ़, दिल्ली, पटना जैसे शहरों में जाकर घर से दूर रहता है, दिन में 18-18 घंटे पढ़ता है, रात 2 बजे तक पढ़ाई करता है और फिर अलार्म लगाकर सुबह 5 बजे क्लासेस के लिए उठ जाता है। परिवार से दूर, कोई सोशल लाइफ नहीं, कोई त्योहार फेस्टिवल नहीं, सोशल मीडिया, फ्रेंड से दूर, और अपनी स्लीप और अपनी हेल्थ से भी कॉम्प्रोमाइज करता है, क्योंकि उसे पता है कि जब वो पेपर लिखेगा तो सिर्फ पेपर नहीं, अपनी फैमिली के लिए एक बेटर फ्यूचर लिखने जा रहा है। और फिर एक दिन एग्जाम की तारीख पर उसे पता लगता है कि 3 साल से वो जिस पेपर की तैयारी कर रहा था वो पेपर किसी ने पहले ही पैसे देकर हासिल कर लिया, पेपर लीक हो गया। और इस समय सर सिर्फ पेपर लीक नहीं होता, उस स्टूडेंट का मेहनत, उसकी ड्रीम्स, उसकी सेल्फ बिलीफ, उसका ट्रस्ट, उसकी एस्पिरेशंस, ये सब लीक होती हैं और उसकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे असर पड़ता है। आई अंडरस्टैंड दैट पेन सर, बिकॉज मैं खुद भारत के अभी कुछ साल पहले ही भारत के एक पब्लिक एग्जामिनेशन सिस्टम का स्टूडेंट रहा, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का। एंड सर, बिकॉज आई हैव स्पेंट इनफ टाइम इन दिस हाउस critiquing the government, I have earned the right to say my next sentence with full conviction and sincerity कि जब बात स्टूडेंट्स की आई, when it came to our students and the youth of India, the government heard, the government actioned and the government delivered. I'll just take one more minute. सर, अंत में मैं अपने वेल विशर्स को भी कुछ कहना चाहूंगा जो पिछले कुछ समय से मुझे कह रहे थे कि राघव आप नीट के इशू पर कब बोलोगे, आपको हम सुनना चाहते हैं। मैं बड़ी हम्बली कहना चाहता हूं सर, जब मैं ऑपोजिशन में बैठता था तब सवाल मेरा हथियार था, आज मैं ट्रेजरी बेंचेस पर बैठता हूं, आज सॉल्यूशन मेरी जिम्मेदारी है। मैं भी
मैं भी रोज कैमरे के सामने आकर साउंड बाइट दे सकता था, लेकिन मुझे हेडलाइन नहीं सर, मुझे आउटकम चाहिए। और जब मैं ऑपोजिशन में था, तब मेरा काम इशू रेस करना और सवाल उठाना था, और पूरा सदन, और आप जानते हैं मैंने वो काम पूरी ईमानदारी से किया। लेकिन आज मेरा रोल कैमरा के सामने अटेंडेंस लगाने का नहीं है, मेरा रोल इज माय फोकस इज टू फिक्स द सिस्टम। इसीलिए मैंने अपने आप से एक वादा किया, आई मेड अ प्रॉमिस टू माई सेल्फ कि मैं इस मुद्दे पर पार्लियामेंट में बोलूंगा, और उस दिन बोलूंगा जिस दिन हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे, सोल्यूशन लेकर आएंगे, व्हेन द सिस्टम इज गेटिंग फिक्स्ड। एंड टुडे इज दैट हिस्टोरिक डे व्हेन द सिस्टम इज गेटिंग फिक्स्ड। और सर, बिकॉज आज जो रिफॉर्म, तो सुना आपने, राघव चड्ढा कह रहे हैं कि मुझे हेडलाइन में आने का शौक नहीं है, मैं आम जनता के लिए ही बोलता हूं। लेकिन शायद राघव चड्ढा किसी और चश्मे से देख रहे हैं, क्योंकि वो दल बदल चुके हैं। आपको याद होगा, यही राघव चड्ढा है जिनकी रातों रात फैन फॉलोइंग बढ़ी थी। ये वही राघव चड्ढा है जिन्हें जेनजी ने अपना नेता माना था। ये वही राघव चड्ढा है जो आम जनता की समस्या की बात करते थे, और इसीलिए आम जनता के ये नेता बन चुके थे, उनके दिलों में ये राज करने लगे थे। लेकिन आप देखिए किस तरह से इन्होंने पाला बदला, किस तरह से इन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन छोड़कर इन्होंने पूरी स्ट्रैटेजी के साथ और पूरे टेक्निकल तरीके से इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। और इस तरह से इन्होंने बीजेपी ज्वाइन की कि इनकी सदस्यता भी नहीं गई, और ये अभी भी सांसद बने हुए हैं। अब फर्क इतना है कि ये आम आदमी पार्टी से नहीं, बल्कि बीजेपी के अब राज्यसभा सांसद हैं, और राज्यसभा सांसद के तौर पर ही ये संसद के भीतर बोल रहे थे। संसद के भीतर राघव चड्ढा ये कहते हैं कि पहले मैं विपक्ष के सांसद के तौर पर बोल रहा था, आम जनता की आवाज उठा रहा था, लेकिन अब मैं बीजेपी सांसद के तौर पर बोल रहा हूं, और ये मेरी जवाबदेही होगी, और ये मेरी जिम्मेदारी होगी कि जो समस्या उसका सॉल्यूशन हो और उस पर मैं बोलूं। आप सोचिए कि जहां एक तरफ राघव चड्ढा को लोगों ने अपनाया, राघव चड्ढा को रातों रात लोगों का प्यार मिला, आम जनता का प्यार मिला, और लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि भाई नेता हो तो राघव चड्ढा जैसा हो, इतना एजुकेटेड युवा और इतना दूर की सोचने वाला। और अगर ऐसे एजुकेटेड नेता हमारे देश में अगर होने लगे तो वाकई में देश में परिवर्तन आएगा। लेकिन जैसे ही फैन फॉलोइंग बढ़ी सोशल मीडिया पर, राघव चड्ढा को लोगों का प्यार मिलने लगा, वैसे ही आप देखिए किस तरीके से इन्होंने पाला बदल लिया। अब ठीक है, आपने पाला बदला तो ये आपकी जिम्मेदारी थी कि आप जनता की आवाज बनते, लेकिन आप उसी संसद के भीतर खड़े हैं, आप आज भी राज्यसभा सांसद हैं। लेकिन फर्क इतना है कि पहले आप आम जनता की बोली बोल रहे थे, लेकिन अब आप सरकार की बोली बोल रहे हैं। यही फर्क होता है, और इसी को राजनीति कहते हैं दरअसल। क्योंकि पहले विपक्ष के सांसद के तौर पर जब राघव चड्ढा संसद के भीतर बोलते थे, तब आपको याद होगा कैसे कैसे मुद्दों को उन्होंने उठाया, ऐसे ऐसे मुद्दे उन्होंने उठाने का काम किया था जिन मुद्दों को शायद अब तक भी किसी नेता ने टच भी किया हो, लेकिन राघव चड्ढा उन मुद्दों को लेकर आए। आप सोचिए, कभी भी इनकमिंग कॉल को लेकर डिस्कशन नहीं हुआ करता था। आप सोचिए, कभी भी प्राइवेट स्कूलों की मनमानी को लेकर संसद के भीतर डिस्कशन नहीं हुआ करता था। यहां तक कि एयरपोर्ट पर कितना महंगा पानी मिलता है, खाना मिलता है, आम जनता की जेब पर कितना ज्यादा प्रेशर पड़ता है, ये तमाम ऐसे मुद्दे थे जो वाकई में आम जनता और आम लोग सोचते हैं कि नेता इन मुद्दों को उठाए, नेता इन मुद्दों पर बात करे। और अब जब ऐसी राजनीति के बीच जब एक ऐसा चेहरा निकलकर सामने आया, वो राघव चड्ढा थे जिन्होंने आम जनता की आवाज को उठाने का काम किया, संसद के भीतर आम जनता के मुद्दों को छूने का काम किया। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्होंने बोलकर और सुर्खियां बटोरकर उनका काम खत्म हो गया, नहीं, उस पर असर भी हुआ, उस पर इंप्लीमेंट भी किया गया, और उसका असर भी देखने को मिला। और यही कारण है कि आम जनता ने वाकई में उन्हें हीरो बना दिया था। रातों रात वो हीरो बन गए थे, आम जनता के लिए एक बड़े नेता के तौर पर वो उभरे। और सोशल मीडिया पर तो आप ये माने कि उनकी बाढ़ सी आ गई फैन फॉलोइंग की। चाहे आप इंस्टाग्राम देख लीजिए, यूट्यूब देख लीजिए, फेसबुक देख लीजिए, जहां पर भी आप देखिए उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ी, जहां पर भी उनके वीडियोस नजर आते थे लोगों ने उन्हें भर भर कर प्यार दिया। वजह सिर्फ यही थी कि लोगों को ऐसा लगने लगा था कि उन्हें एक ऐसा नेता मिल गया है जो उनकी समस्या को उठा रहा है, उनकी परेशानी को समझता है। और वाकई में लोगों को क्या चाहिए, अगर हम वोट देते हैं, अगर एक मतदाता वोट देता है तो वो इसी उम्मीद से देता है कि हम एक ऐसे नेता को चुने जो हमारे क्षेत्र की समस्या और हमारी समस्या को दूर करे। लेकिन असल में होता क्या है, असल में ये होता है कि
आप अपना कीमती वोट दे देते हैं और उसके बाद आप एक आम को वीआईपी बना देते हैं, लेकिन जब वो वीआईपी बन जाता है तब उस वीआईपी के काफिले को गुजरने के लिए आप लोगों को धकेल दिया जाता है। ये असलियत है और ऐसा आपने कई दफा देखा भी होगा। अब जो राघव चड्ढा से उम्मीदें थी ना, उन्होंने लोगों की उम्मीदों पर पूरी तरह से पानी फेर दिया है। लोगों को ये लगने लगा था कि एक नेता ऐसा है, विपक्ष का भले ही वो नेता हो लेकिन वो हमारी आवाज को उठा रहा है। और आप समझते हैं लोकतंत्र के मंदिर में अगर मजबूती के साथ कोई भी नेता किसी भी मुद्दे को उठाता है तो वो दूर तक जाता है, वो हुक्मरानों तक जाता है, वो सत्तासीन और सत्ताधारी पार्टियों तक जाता है और उस पर असर भी होता है। यही कारण रहा कि जब जब आम जनता से जुड़े मुद्दे को राघव चड्ढा ने संसद के भीतर उठाने का काम किया तब तब उस पर असर भी देखने को मिला। उन्होंने बकायदा, आपको याद होगा कि जब वो एयरपोर्ट पर गए थे तब उन्होंने एक 10 रुपए की चाय खरीदी थी, उन्होंने उस पर भी वीडियो बनाया था ये बताने के लिए कि देखिए अब इस तरीके से इंप्लीमेंट हो रहा है और आपको 10 रुपए में यहाँ पर चाय मिल जाएगी। इस तरीके का वीडियो बनाकर उन्होंने खुद लोगों को ये बताने का भी काम किया था कि देखिए हमने जो आपके मुद्दों को उठाया उस पर सरकार ने संज्ञान लिया और इस पर काम भी हो रहा है। लेकिन जो उम्मीदें थी ना राघव चड्ढा से, वो आम जनता की पूरी तरह से टूट गई है। एक तरीके से आप ये मानिए कि धोखा देने का काम राघव चड्ढा ने आम लोगों को किया है। आपसे बहुत ज्यादा उम्मीदें बंध चुकी थी आम जनता की, आप देश के नागरिकों की, कि आप उनके लिए काम करेंगे, आप उनके लिए आवाज उठाएंगे। फिर होता क्या है? होता यह है कि आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से उन पर एक्शन लिया था तो राघव चड्ढा ने इस खींच में अपना पाला ही बदल लिया और इस टेक्निकल तरीके से पाला बदला कि उनकी सदस्यता भी रही, सांसद सदस्यता भी रही और वो अब बीजेपी से सांसद हैं। लेकिन जब वो बीजेपी में गए तब लोगों को शायद एक बार उन्होंने नाराजगी जरूर दिखाई होगी लोगों ने कि आपने ये क्या किया। लेकिन आप ये सोचिए कि एक नेता जो विपक्ष में रहकर सरकार को आईना दिखाता हो और सरकार से सीधा सीधा सवाल पूछता हो और आम जनता के मुद्दों को संसद के भीतर खड़े होकर ऊंची आवाज में उठाता हो और उस पर असर भी हो जाता हो, तो फिर ऐसे में लोगों को यह लगने लगा कि ठीक है, आपने अपना फायदा देखा, आप बीजेपी में चले गए। लेकिन उम्मीद लोगों की फिर भी ये जुड़ी रही कि शायद आप बीजेपी में चले गए हैं तो आप सरकार से सवाल तभी भी पूछेंगे, आप तभी भी सरकार को आईना दिखाने का काम करेंगे, क्योंकि अब तो आपके पास मौका है ना। पहले आप विपक्ष में रहकर तो हाथ ऊपर कर देते थे कि मैं नहीं कर सकता लेकिन मैं सवाल उठा सकता हूं, लेकिन अब आपके पास जिम्मेदारी है, आप सरकार में बैठे हैं और आप सरकार से आसानी से कह सकते हैं कि आप इस समस्या का समाधान निकालिए। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि 36 दिनों तक प्रोटेस्ट चलता रहा दिल्ली के जंतर मंतर पर, छात्रों की भीड़ जंतर मंतर पहुंचती रही। यह सिर्फ जंतर मंतर तक प्रदर्शन सीमित नहीं रहा बल्कि देश भर से ऐसी तस्वीरें सामने आई। लेकिन राघव चड्ढा का इस पूरे मामले पर मौन होना यह बताता है कि वो सरकार के इशारों पर ही काम कर रहे हैं। अब वो एक ऐसे नेता नहीं रहे जो जननेता कहलाए, अब वो एक ऐसे नेता नहीं रहे जो जनता की सेवा करने वाला नेता कहलाए, अब वो ऐसे नेता नहीं रहे जैसे वो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद के तौर पर काम किया करते थे, मुद्दों को उठाने का काम करते थे। लेकिन अब वो ऐसे नहीं रहे क्योंकि अब वो सरकार के पक्ष में जाकर बैठे हैं और आप समझिए कि सरकार के पक्ष में जो बैठ गया वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मार सकता। तो अब बात साफ साफ है कि अब आप उम्मीद भी मत रखिए राघव चड्ढा से कि वो अपनी ही सरकार को आईना दिखाने का काम करेंगे, क्योंकि जब आप विपक्ष में होते हैं तब आपको सत्ताधारी पार्टी को आईना दिखाना और सवाल पूछना बड़ा आसान लगता है। लेकिन जब आप उसी पार्टी में जाकर बैठ जाते हैं ना, तो आप ये समझिए कि आप सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देख रहे हैं, आम जनता का फायदा नहीं देख रहे हैं, क्योंकि आप अपनी ही सरकार पर सवाल नहीं उठा सकते, क्योंकि कंट्रोल सरकार का आप पर है। आप सरकार के पास गए हैं, सरकार आपके पास नहीं आई है। लेकिन इस बात को आपको समझना होगा, यानी आप सभी व्यूवर्स को समझना होगा कि जिन लोगों ने भी उन्हें फॉलो करके रखा है इस उम्मीद के साथ कि राघव चड्ढा एक ऐसे जननेता बनकर उभर रहे हैं या उभर रहे थे, वो आगे आपकी आवाज उठाएंगे, तो वो कतई नहीं होने वाला, क्योंकि संसद के भीतर उन्होंने खड़े होकर यह कह दिया कि जब मैं विपक्ष में था तब आवाज उठाना मेरी जिम्मेदारी थी और अब मैं इस तरफ हूं, तो अब
सॉल्यूशन करना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन सॉल्यूशन, और उन्होंने क्या कहा कि जब मैंने सोचा था कि ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है और जो कुछ भी चल रहा है, मैं इस पर तब बोलूंगा जब सॉल्यूशन यानी कि समाधान मिल जाएगा। और अब हमारी सरकार एक समाधान लेकर आई है, यानी कि वो विधेयक लेकर आई है, ऐतिहासिक विधेयक इसे बताया जा रहा है। पेपर लीक मामले को लेकर जो विधेयक सरकार लेकर आई है, जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास हो चुका है, और ये सॉल्यूशन राघव चड्ढा बता रहे हैं कि ये अब सॉल्यूशन हो चुका है, इसीलिए मैं अब आप लोगों से इस मुद्दे पर बात कर रहा हूं। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि आप युवा नेता हैं, आप युवाओं का बड़ा चेहरा हैं, आपको इन युवाओं ने जीरो से हीरो बनाया, क्योंकि राघव चड्ढा इतने पॉपुलर नहीं थे, राघव चड्ढा को लोग इतना जानते नहीं थे, पसंद नहीं करते थे। लेकिन जिस तरह से उन्होंने आम जनता की आवाज को संसद के भीतर उठाने का काम किया, तब से ही लोगों ने उन्हें पसंद करना शुरू किया, जानना शुरू किया और उन्हें सोशल मीडिया पर फॉलो करना शुरू किया। वजह साफ है कि आप आम जनता की आवाज बने, लेकिन अब आप जनता की आवाज नहीं बन रहे, आप सरकार का गुणगान गा रहे हैं। आप अब तक नहीं बोले जब तक 36 दिनों तक युवा सड़क पर थे, प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अब आपकी सरकार विधेयक लेकर आई है तो आप गुणगान करने के लिए संसद के भीतर खड़े होकर बोलने लगे हैं। शायद मुझे लगता है कि राघव चड्ढा को अपना ये वीडियोस घर जाकर जरूर देखना चाहिए कि कितना बदलाव उनके अंदर आ गया है। और यही शायद राजनीति होती है, इसी का नाम सियासत है, जहां आप जाते हैं जनता सेवा करने के नाम पर, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप अपनी जेब भरते हैं और सिर्फ आप अपना विकास करते रह जाते हैं। क्या रिएक्शन है आपका, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्या लगता है आपको, राघव चड्ढा से उम्मीद रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए? क्या उसी तरीके से वो आगे आवाज उठाएंगे जिस तरह से आम आदमी पार्टी में रहकर उठाते थे, या फिर सिर्फ और सिर्फ अब उनके पास एक काम है, सरकार का गुणगान करना? बताइएगा जरूर। नमस्कार।